कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अपग्रेड डिबेट से पहले कुछ बातें शेयर कर लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शुक्रवार को गरीबों को उनके घरों की चाबी सौंपी। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने साल 2014 में अरविंद केजरीवाल पर जब रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा था कि ये तो महज एक शहर का नेता है, इस पर मैं रिएक्शन क्यों दूं। तो ये उनकी सियासत में एक अपग्रेड के तौर पर देखा जा सकता है। बात कर लेता हूं अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि न सिक्योरिटी लूंगा न घर लूंगा, लेकिन उसके बाद शीश महल सामने आता है। ये उनका अपग्रेड है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि मैं शीश महल जैसी किसी चीज में तो रहता नहीं हूं, मेरा सपना है लोगों के पास घर हो। तो ये डायरेक्ट और एग्रेसिव अटैक था केजरीवाल पर। अब बात कर लेते हैं शान शौकत के उस मुजस्मे की। जो अपग्रेड हुआ है वो है सीएम आवास। हालांकि प्रधानमंत्री आवास भी एक नया जरूर बन रहा है, उसको भी हम अपग्रेड होते देखेंगे, लेकिन वो अपग्रेडेशन में एरिया कम हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपग्रेड का कौन सा मॉडल ज्यादा मायने रखता है देश के विकास का। क्या दिल्ली की सियासत में पैराडिग्म शिफ्ट हो रहा है? और ये जो सियासत में अपग्रेडेशन हुआ है मोदी से लेकर केजरीवाल के बारे में जो मैंने आपसे बात की, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं यशपाल जी, यशपाल सिंह मंदोता, माफ कीजिएगा जयपाल सिंह मंदोता, बीजेपी प्रवक्ता है। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा, राजपाल फुगावट जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। एकलव्य, चालू मैं इससे कर रहा हूं कि अभी हाल ही में हमने जितने चुनाव देखे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के आसपास, उसके बीच में दिल्ली जो इस मॉडल पर काम नहीं करता, वहां हम वेलफेयरिज्म पर सियासत देख रहे हैं। ये एक वेलकम चेंज है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि डेजावू शब्द का मीनिंग आपको पता होगा। मुझे पता नहीं क्यों आज स्पीच के बाद वो ऐसा लग रहा था कि ओडिशा रिपीट टाइप की सिचुएशंस बन रही हैं। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे बटेंगे तो कटेंगे और दूसरे नारों की हमने बात करी, आज जो मोदी जी ने नारा दिया है वो नारा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपदा कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। तो अब ये धरातल पे कितना चलता है कितना नहीं वो तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। परंतु देखिए स्वप्निल जी, जो फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म की बात होती है ना, इसमें मोदी जी और अरविंद केजरीवाल का कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। क्योंकि मोदी जी का जो वेलफेयरिज्म मॉडल है वो पैरेलली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ में चलता है। चाहे आप इस देश के नेशनल हाईवेज देखेंगे, चाहे एयरपोर्ट्स देखेंगे, चाहे दिल्ली में भी जो आपने अभी देखा होगा जहाँ पे G20 जो भारत मंडपम में हुआ। लाडली बहन इसका एग्जांपल नहीं है। नहीं, लाडली बहन नहीं है। हाँ। लेकिन लाडली बहन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयरिज्म। मैं पैरेलल डेवलपमेंट की बात कर रहा था। तो पैरेलल डेवलपमेंट में अगर आप वही अरविंद केजरीवाल जी से बात करेंगे तो आई थिंक इंटरनेशनल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनने साथ में डेवलप करा है वो शायद अपना पेट साफ करने के लिए 8 लाख रुपए का कमोड करा है। तो अदरवाइज और कोई डेवलपमेंट दिखाई देता नहीं है दिल्ली में। चाहे आप मतलब अगर आप शीला दीक्षित जी की भी बात करेंगे ना, तो एक बार उनको याद करेंगे तो शायद आपको दिल्ली मेट्रो की याद आ जाए, कुछ फ्लाईओवर्स की, चौड़ी चौड़ी सड़कों की। बट
आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है ये हमें नहीं दिखाई देता। इंटरेस्टिंग क्या है मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या है, प्रधानमंत्री मोदी, मैं बाहर भी जब हम बात कर रहे थे मैंने कहा था कि बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप की स्पीच थी उनकी। खास बात यह है कि जब वो फ्री बिजली की भी बात की उन्होंने, तो उन्होंने इस बात को जोड़ा कि हम बिजली फ्री में देंगे सूर्य घर योजना के तहत, और फिर आपसे उससे खरीदेंगे भी। क्योंकि देखिए अगेन ये वापस वही हो रहा है ना, जो दोनों के वेलफेयरिज्म में जो डिफरेंस है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी बस ये कह रहे हैं कि हम आपको इतने यूनिट बिजली की फ्री दे देंगे और देते रहे हैं, बट यहाँ पे एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करने की बात हो रही है। सोलर एनर्जी जो कि मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी सूटेबल है, जो मतलब ग्रीन एनर्जी जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसके अलावा एक तरह से वो लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि ये अगर इस एनर्जी में लोग इन्वेस्ट करेंगे। जी सवाल देखिए ये भी है कि दिल्ली क्या ये लेगा, क्योंकि दिल्ली में हमने ये देखा है कि अमूमन वहाँ का वोटिंग ट्रेंड इस हिसाब का होता है कि भाई अगर मुझे मिल रहा है या मुझे हासिल हो रहा है तो मैं वोट दे दूंगा। नहीं मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं और जोड़ दूं कि इंटरेस्टिंगली केजरीवाल बना मोदी बना दिया गया। अगर मोदी के स्पीच को मैं आधार बनाऊं तो ये करप्ट केजरीवाल वर्सेस ऑनेस्ट मोदी बनाने की कोशिश है। ये तो बीजेपी की वीकनेस भी है ना वहाँ पे। हाँ, exactly. आप अगर बीजेपी के पास फेस नहीं है तो किसी को तो फेस बनाना पड़ेगा, और अगर पर्सनल इंटीग्रिटी के लेके आए बात अगर हो तो आई थिंक मोदी जी से तो बेटर फेस कोई हो भी नहीं सकता। चुनाव बीजेपी को मोदी के कंधे पर ही उठाने पड़े, मोदी को अपने कंधों पर ही उठाने पड़े, और ये तो एप्ट एग्जांपल है। और आप देखिए स्वप्निल जी कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर मुझे 30 सेकंड दें तो अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना तो अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक यात्रा रही है कि सबसे पहले जैसे ही राजनीति में आए तो वो कैसे आए, देश में जो सबसे बड़ा हमने एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो आंदोलन देखा उसकी पैदाइश है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। आते ही उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। उन्होंने पार्टी बना ली, उसमें आ गए। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं खड़ा होऊंगा। उन्होंने उनके ही समर्थन से सबसे पहली बार सरकार बनाई, और आज भी इंडी अलायंस का नेतृत्व एक तरह से कांग्रेस ही करती है, जिसका वो अभी तक ऑफिशियली पार्ट है। वो कहते थे कि मैं वैगन आर में घूमूंगा, लेकिन आज वो किस में घूमते हैं, 50 लाख की MG ग्लॉस्टर में, और साथ में चलती है। 2 सेकंड फिर तो उसको तो लेकर नरेंद्र मोदी के कपड़े, उनके पेन, उनके चश्मे पर भी बहुत सी बातें हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था क्या ये सब? नरेंद्र मोदी ने कहा था क्या? ये तो इन्होंने कहा ना कि मैं इस 2 लाख की वैगन आर से ऊपर उठूंगा ही नहीं, लेकिन 50 लाख की छवि ये भी तो नहीं बनी कि चाय वाले को मिला तो वो एंजॉय कर रहा है। नहीं, ये छवि तो नहीं बन पाई। देखिए बिल्कुल ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जो है, देखिए जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं ना तो नरेंद्र मोदी का ये जो आप चाहे रुतबा कह लें चाहे स्टाइल कह लें, इसके लोग भारत के सम्मान से जोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए वैसे तो सभी उम्मीद कर रहे होंगे कि मुझे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली राजकुमार मीणा जी मैं आपके पास दूसरे नंबर पर आ रहा हूं, और मैं क्यों आ रहा हूं मैं बता रहा हूं। देखिए बहुत शातिर तरीके से पहले आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली चुनाव के परिदृश्य से साइड किया, और अब आज नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को साइड कर दिया। उन्होंने तो बोला ही नहीं कि कांग्रेस हमारी कंपटीशन है, वो तो ये बताया, उन्होंने आज सीधा अटैक आम आदमी पार्टी पर किया है, मतलब वो मेन कंपटीशन उन्हीं से मान रहे हैं। स्वप्निल जी, जब दोनों पार्टियों के सर्वे अभी दिल्ली के अंदर हुए हैं और असलियत इनकी जो कंपनियां सर्वे करती है, चाहे इन्होंने अपने पर्सनल रख रखी और 2-2, 3-3 कंपनियों को सर्वे दिया, उस सर्वे के जो नतीजे निकल के आए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी को वो बातें पची नहीं। अब कैसे भी करके जो दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बन रहा है उसको कैसे वहां से बिगाड़ा जाए। वो कहते ना कि तू इधर उधर की बातें मना कर, पहले तो ये बता ये कारवा कैसे लूटा। तो दिल्ली में सबसे तुमने पहले तो वो कहना मैंने शीत महल नहीं बताया। नहीं, दिल्ली में तो सबसे पहले आप ही का कारवा लूटा था, तब आपने इधर उधर की बात नहीं की थी। प्रॉब्लम यह है कि आज आप किधर की भी बात नहीं कर रहे हो। हम तो हमारी बात कर रहे हैं, पहले भी इस देश की बात करते थे, पहले भी हम संविधान की बात करते थे, पहले भी इस देश के अंदर रहने वाले अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करते, तो आज भी हम हमारे स्टैंड पे खड़े हैं। अगर जनता को मूर्ख बनाया तो इन्होंने बनाया। नहीं, देखिए कंफ्यूजन का स्टेट ये आता है कि मोदी जी ने बनाया, केजरीवाल जी ने बनाया। नहीं, जब आपने संविधान की बात की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, आप दिल्ली में नहीं टिके, किसी भी सीट पर नहीं टिके। दूसरा ये कि आपका कंफ्यूजन वाला जो स्टेट है वो ऐसे है कि हम आतिशी के अगेंस्ट अलका लांबा को लड़ाएंगे 4-5 दिन जब माहौल बना, आपने देखने की कोशिश की, उसके बाद आज नाम अनाउंस कर दिया कि हम अलका लांबा को ही लड़ाएंगे। ये कंफ्यूजिंग स्टेट होता है राजकुमार भाई। स्वप्निल जी, हर पार्टी की अपनी रणनीति रहती है। इसको आप बहुत सारे मीडिया वाले
बोलते थे कि सूत्रों के हवाले खबर, उन सूत्रों की खबर हवाले की खबरों का ये नतीजा है। पार्टी का अपना स्टैंड साफ मेरे कारण अलका लांबा को टिकट मिला तो अलका लांबा से बोलिए ना मुझे थैंक यू कहें जी। नहीं, अलका लांबा को टिकट मेरे कारण तो नहीं मिला होगा ना राजकुमार भाई। सर मैंने ये बोला कि मीडिया वाले अपने सूत्रों के हवाले से पहले से चलाता है कि कौन किसके सामने लड़ेगा, लेकिन पार्टी की अपनी रणनीति अपने पास है। ठीक है, उसको कब किसको टिकट देना है, कहां से देना है, किस समय उस उम्मीदवार की घोषणा करती है, ये स्वयं अपना पार्टी का काम होता है। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी शीश महल की बात करते हैं, तो मुझे 2 लाइनें मोदी जी पे याद आती कि तुमने तो देश के कई व्यापारियों के शीश महल बनाए हैं, अपने मंत्रियों के बच्चों के बिना काबिलियत के भी आगे बढ़ाए हैं। अरे क्या तुम भला करोगे हिंदुस्तान का? तुमने इस देश के युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को खून के आंसू रुलाए हैं। इनकी जब हकीकतें सामने आ रही है राहुल तो गांधी A+B जो अन्ना आंदोलन की उपस्थिति, आज कांग्रेस, ये सब ये एक दूसरे से करने में लगे। स्वप्निल जी कोई नया नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूं आज की मुख्य पार्टियों की तरफ। राजपाल फोगावट जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, शीश महल वाले, अच्छा उनसे संपर्क मेरा कटा है शायद, मैं पीसीआर से कहूंगा उनको दोबारा मुझसे जोड़ें। जयपाल सिंह बंदुता जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने तो स्वीकृति दी थी शीश महल बनवाने की, अगर आपको याद हो। 84 करोड़ से 112 करोड़ तक का बजट था, 12 एकड़ का घर बनना था रायपुर में, न्यू रायपुर एरिया में, तो वो भी तो शीश महल ही होता है। मतलब इतने में हमारे घर तो नहीं बनते, हमारे घर तो इससे बहुत सस्ते में निपट जाते हैं। ये सही बात है कि शीश महल जिन्होंने बनाया वो जब पॉलिटिक्स में आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से आए, तो ये कमिटमेंट करके आए, पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के साथ आए, करप्शन मुक्त राजनीति की बात करके आए, और ये कह के आए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। उनका कमिटमेंट दिल्ली की जनता के साथ में उन्होंने कमिटमेंट किया। लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति में आए, जैसे उस सीट पे आए, तो अपने ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें घुसते गए, और जो अपने मूल स्वरूप है अन्ना जी के मूवमेंट को लेके जो आगे आए, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचारी कुछ लोग उसको, अन्ना जी को आगे करके और राजनीति में आए, और जिस हिसाब से लीकर स्कीम में ये फंसे, जो पहला टारगेट था इनकी सत्ता पे कैसे बना रहा जाए, सत्ता में कैसे बरकरार रखा जाए सत्ता को, तो जिस प्रकार की बातें करके आए, दिल्ली को लंदन के बना देंगे, दिल्ली में ये कर देंगे, यमुना के बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री, यमुना पर आप बात मत कीजिए, वहां पर तो आपका स्टैंड मैं अलग मानता ही नहीं आम आदमी पार्टी से। आपकी गंगा साफ नहीं हुई अब तक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो शीश महल की बात करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने शीश महल बनाया, न माननीय मोदी जी ने कभी कहा और न माननीय रमन सिंह जी ने कभी कहा। नहीं रमन, अरे आपको नहीं, आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। मैं चाहता हूं आप 2014 में जाइए, रमन सिंह ने खुद स्वीकृति दी। विश्वास मानिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि उतने में कई इंदिरा आवास बन सकते थे। 12 एकड़ में सीएम आवास बनने वाला था, उतने में तो नया पीएम आवास नहीं बन रहा है। सवाल यहां है कि जो लोग राजनीति में इसी बेस पे आए, रमन सिंह आए, सवाल ये है, रमन सिंह जी ने बात नहीं बोली, ये तो इनकी राजनीतिक जो पॉलिटिक्स ग्राउंड है, इसी बेस पे आए दिल्ली में कि हम ये करके दिखाएंगे, हम छोटे से मकान में रहेंगे, हम सरकारी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, और जिस प्रकार की बातें करके आए, वो बातों की आज लोकपाल का लय नहीं बोलते ये लोग। तो सवाल वहां पर उठ रहा है कि आपने जो जनता से कमिटमेंट था आपका, उस पे आप खरे क्यों नहीं उतरे? जो बातें आपने 2013 में आपने इंडिया, इंटरेस्टिंगली अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी दिल्ली को दे रहे हों, बीजेपी को 7 सांसद दिल्ली ने दिए थे जी। अगर आज वाले इस घटनाक्रम को छोड़ दूं तो इसके अलावा 10 साल में दिल्ली को उन 7 सांसदों की वजह से कुछ मिला हो, वैसी कोई सुर्खियां बनी नहीं कभी। आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप पूरा स्पीच देखेंगे तो उसमें कहा है उन्होंने आयुष्मान योजना को लागू करना चाहते हैं। 400 से ज्यादा वो नहीं, सांसद तो अपने इलाके के लिए कुछ लेकर आता है ना, वो अपने इलाके के लिए। आयुष्मान तो सभी के लिए आया है। पीएमसी स्कूलों के बारे में सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन दिल्ली की सरकार चाहती नहीं, वहां को तो सुर्खियों में बनना है। जो गरीबों के काम है, गरीबों से जुड़े हुए काम है, उनको रोक के रखना है और जनता में सुर्खियों में बन के रहना है। ये आम आदमी पार्टी अब टारगेट वो है, उनका लोकपाल, उनका भ्रष्टाचार, लीकर स्कीम में फंस के टॉप 5 लीडर उनके जेल में गए, तो 5 लीडर। कैसे कह सकते हैं कि वो सारे जो एथिक्स थे पॉलिटिक्स, वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो तो जमानत पर बाहर आ गए। आरोप तो आपके भी लीडर्स पर कई सारे हैं, जेल गए हैं, ईडी और सीबीआई जेल गए हुए लोग हैं, जमानत पे बाहर है लोग। ठीक है, राजपाल फोगावट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद पड़ता है साल 2013
का वो 12-13 का वो वक्फा, जब अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए मीडिया के कैमरे पर आए कि शीला दीक्षित के घरों में तो 12-15 एसी हैं और वो तो अय्याश हैं, उसके बाद वो जो घर हम उनका देखते हैं उस पर अगर प्रधानमंत्री मोदी अटैक कर रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? इसमें स्वप्निल जी देखिए, पहली बात तो मैं एक आप अभी काबिल साथी ने बताया कि जो इल्जाम लगाया आम आदमी पार्टी पे कि ये जेल से बाहर आ गए, तो मैं बता दूं कि जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनको किसी टाइम पे तड़ीबार का दर्जा दिया गया था, आपको पता होगा। पर वो तो अब जहां केस ही तक क्लोज हो आज गया ना। मोदी जी ने जो बात कही उसपे मैं ये बात मेन बात पे आता हूँ। जो आदमी 2700 करोड़ के बंगले में रह रहा है, जो आदमी 12 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, 8,400 करोड़ क्या उसका जिसके पास विमान है, वो आदमी अगर एक 50 करोड़ के घर पे, जो भी एक सीएम का हाउस है जहां पे नहीं, 2 सेकंड राजपाल भाई 2 सेकंड। हम किसी राज्य के सीएम को किसी देश के प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट बता रहे हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इंटरनेशनली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो गणित ही नहीं है। नहीं सर, कोई गणित नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं सर, कहां 50 आप मैं करोड़ को हटा दीजिए, कहां 50 रुपए और कहां पे आपके 8,400 रुपए, कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन है? जो आदमी भी 2700 करोड़ के बंगले में रह रहा है, वो आदमी 50 से कंपेयर कर रहा है। पर वो बंगला इन्होंने नहीं बनवाया ना, अरविंद केजरीवाल ने तो बनवाया, और दूसरा ऑन पेपर्स तो कहीं पर भी सीएम आवास अधिकृत है ही नहीं, वो मतलब वो तो उनको एक रूटीन मकान मिला था। सिर्फ और सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाई जाती हैं ताकि जनता का ध्यान अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी अस्पताल, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, जो आपने यहाँ पे अपने महिला सम्मान की स्कीम लाए हैं। राजपाल भाई सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूं। राजपाल भाई 2 वर्ल्ड क्लास अस्पताल का नाम तो बता दें, या एक? नहीं राजपाल भाई, इंटरेस्टिंग 2 मिनट। राजपाल भाई मेरी बात सुनिए, राजपाल भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा सा बड़ा लंबा बोलूंगा। मैं एक तो ये बता रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास होते हैं ना, उसको न्यूक्लियर हमले के वक्त भी कैसे डिफेंड करना है के हिसाब से बनाया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका खर्चा तो हमेशा ज्यादा रहेगा ही रहेगा। दूसरा, केजरीवाल को एक मंत्री के तौर पर जो आवास मिलता है वो अलॉट हुआ था, जिसको बाद में उन्होंने आलीशान बनवाया, क्योंकि मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि वो सीएम आवास अधिकृत था या ऐसा कोई पेपर कहीं पर रहा हो, मुझे ध्यान नहीं पड़ता। अब आता हूं मैं उस बातों पर जो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है। जैसे उन्होंने कहा यमुना साफ करवाऊंगा, फिर उन्होंने कहा यमुना साफ नहीं करवा पाया, फिर उन्होंने कहा इस पर तो वोट ही नहीं मिलते, है ना। इसके अलावा हाल ही में जब कहा कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, बाद में अधिकारियों ने कहा हम नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा ये तो हमारा वादा था। तो ये सब चीजें भी तो दिल्ली देख रही है ना। सर, दिल्ली की जनता बिल्कुल देख रही है। आप ये मान के चलिए कि आज जो मोदी जी की जो उन्होंने सभा की है, इसमें पूरी की पूरी जो उनकी चालबाजी वो ये है कि किस प्रकार से लोगों का ध्यान जो जनता के हित के लिए कार्य आम आदमी पार्टी कर रही है उससे हटा के किस प्रकार जो हवाई बातें हैं, जो एक परसेप्शन बिल्डिंग है, उस पे लगा दिया जाए। क्योंकि अगर इनके पास काम दिखाने को होते, नहीं राजपाल भाई ये बात करते। राजपाल भाई 2 सेकंड। स्वप्निल जी अगर काम किए होते, देखिए आम आदमी पार्टी अकेली वो पार्टी में, एक लाइन में अपनी बात बोलूं स्वप्निल जी, एक लाइन में अपनी बात बोलूं, आम आदमी पार्टी वो अकेली पार्टी है जिसने डंके की चोट पे कहा था कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, ठीक है। क्या मोदी जी के अंदर ऐसे केजरीवाल ने ये भी कहा था कि ना मैं घर लूंगा ना सिक्योरिटी लूंगा, कहा था ना उन्होंने। 12-15 एसी में शीला दीक्षित को अय्याश कहा था, तो हम अरविंद केजरीवाल को अय्याश कहें क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मैं कह रहा हूं एक तमगा है हमारे उसके ऊपर, हमारे मस्तिष्क पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आम बीजेपी को 10 साल के शासन के बाद अगर कोई आम आदमी पार्टी या लीडरशिप में कमी दिख रही है तो वो ये दिख रही है कि उन्होंने 10 साल पहले क्या कहा था कि मैं घर नहीं लूंगा। इसके अलावा उनको कोई कमी नहीं दिख रही। राजपाल भाई मैं तो कह रहा हूं ये क्राउन है हमारे सर पे। राजपाल भाई एक बहुत सीधा सवाल है, अगर 12-15 एसी के साथ शीला दीक्षित अय्याश थी तो अरविंद केजरीवाल क्या है? नहीं, देखिए आप जो बात बोल रहे हैं, आप इस पे स्टिक रहना चाहते हैं, मैं स्टिक रहूंगा महिला सम्मान पे, मैं स्टिक रहूंगा आपके संजीवनी योजना पे, 2 सेकंड उस पर आ जाते हैं, मैं स्टिक रहूंगा स्कूल वर्ल्ड क्लास। सुनिए ना, हम जो बात इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लोगों के लिए, देखिए दिल्ली के लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है उस पे हम बात करें। हम उसी पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल लोकपाल के बहुत बड़े समर्थक थे, पंजाब में आ गया क्या? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फ्री बिजली पंजाब में मिलने लगी, उसकी क्या स्थिति है ये तो आप भी जानते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मोदी की स्पीच को जब हम आज पकड़ते हैं तो उसमें वेलफेयरिज्म के आपको कई सेगमेंट्स मिलेंगे। उन्होंने कहा हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन सूर्य योजना के तहत देंगे और जरूरत आने पर आपसे खरीदेंगे भी। ये वेलफेयरिज्म है। मजबूरी स्वप्निल जी, मजबूरी में मोदी जी का मैं कहता हूं जिस दिन मोदी जी ने फ्री रेवड़ी वर्ड का यूज किया, उसी दिन को उनको एहसास हो गया था कि ये मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया।
फ्री रेवड़ी एक ऐसा शब्द है जो कि उनको जिंदगी भर मैं कह रहा हूं मोदी जी के टेन्योर में और बीजेपी उनको को आने फायदा वाले मिला। टाइम में जो जनता के उनको के उसका हित फायदा के मिला, काम है, उनको महाराष्ट्र में भी मिला। फ्री की रेवड़ी बोलना, हरियाणा में भी। वो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। आज नहीं, आप नहीं, देखेंगे वो कभी फ्री की रेवड़ी नहीं बोलते क्या हैं। गलती ये का जनता एहसास के हो गया हित के सर? काम- वही तो फायदा जनता हरियाणा के में भी मिला। मैं एकलव्य भाई, ये फ्री की, हालांकि नो डाउट ये बीजेपी के ओरिजिनल मॉडल जिससे बीजेपी का इंट्रोडक्शन हुआ था उससे एक अलग मॉडल है जो आपको समय के साथ पकड़ना पड़ा। आपने चीजों की नब्ज को टटोला और पकड़ा। आप भी फ्रीबी पे तो आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी फ्रीबी पर नहीं आई। हरियाणा में आई, महाराष्ट्र में आई, और अभी तो संकेत है कुछ और राज्यों में भी आएगी, हो सकता है राजस्थान में भी आए। देखिए स्वप्निल जी, अगर अपन एक थोड़े सीरियस विश्लेषण की बात करें ना, तो क्या है कि आज जो हमने मोदी जी का जो प्रारूप देखा, जो आपने देखा होगा कि हरियाणा में या महाराष्ट्र में वो इस तरह से, मतलब उन्होंने जिसे कहते हैं ना फ्रंट फुट पे, मतलब उनने लीड नहीं ली थी, उनने होम ग्रोन लीडर्स को आगे आने दिया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसी क्यों अपॉर्चुनिटी देखी है वो समझाना चाहूंगा आपको 1 मिनट में। नहीं, 10 साल में नहीं दिखी जो इस बार दिखी। Exactly, ये बोल रहे हो आप। वही दिखाना हाँ, चाह रहा ठीक हूँ है, मैं, हाँ, वही बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है इस बार। इस बार डिफरेंस ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो पावर में आई ना, तो आम आदमी पार्टी के पावर में आने के 2 मेन कारण थे। हालांकि देखिए, भाजपा 25 साल से भले ही पावर से बाहर है, लेकिन उनका आप हर इलेक्शन में उठा के देखेंगे तो लगभग 30% वोट, उनका वोट शेयर इंटैक्ट रहा है थ्रू आउट ऑल द इलेक्शंस। अब वो हारे क्यों? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी आई तो आम आदमी पार्टी ने बेसिकली 2 वोट बैंक्स को अट्रैक्ट करा और एक तरह से अटैक भी करा, और उनमें उनको फायदा भी हुआ। और उसको मेंटेन भी किया। बिल्कुल मेंटेन भी किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने वो मोमेंटम खोया। एब्सोल्युटली। वो क्या थे? एक तो मुसलमान वोट बैंक था जो कांग्रेस ने एक तरह से उनको ट्रांसफर किया कि भाजपा हारनी चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो झुग्गी झोपड़ी वाला या जो आप कह सकते हैं कि अति गरीब वोट बैंक जो था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज के माध्यम से, और नहीं तो क्या ये वेलफेयरिज्म कैलकुलेटिव है? नहीं, ऑफ कोर्स अगर गरीबों को चाबी दी गई है तो ये कैलकुलेटिव मैं डिसीजन। उसी पे आ रहा हूँ ना। आपके मतलब अभी तो मैं आपको केजरीवाल जी का बता रहा था। तो ये वोट शेयर जो है उनके पास आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक तो आपने देखा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन का अगर आप फिगर उठा के देखेंगे ना स्वप्निल जी, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें कि कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। बीजेपी को तो 7 में से 7 सीट आई है, लेकिन कांग्रेस का भी वोट शेयर आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। तो कांग्रेस का जो ये रिवाइवल हुआ है, और बीजेपी अब ये जो अपॉर्चुनिटी देख रही है ना, इसको एक ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणीय मुकाबला बनते हुए, उसमें अगर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी के लिए है तो वो बीजेपी में ही है, बीजेपी के लिए ही है। और अगर ये मैं और आप भाप सकते हैं तो वो तो मोदी जी एक्चुअली है। आप जब डिफरेंस की बात कर रहे हो ना एकलव्य, तो मैं भी एक डिफरेंस आपको बताता हूं। मैं आपको डिफरेंस ये बताता हूं कि आप पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल का याद करें, फिर दूसरा चुनाव अगर आप याद करें तो उस समय 2020 के चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद दिल्ली में 1 या 2 ही सभा की थी, उन्होंने कोई शंखनाद नहीं किया था जी। है ना। उससे पहले भी उन्होंने होलसोल ऐसे कि मैं दिल्ली के पीछे पड़ जाऊं, ये नहीं है। ये एकमात्र किला है जो वो फतेह नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल जरूर बनारस पहुंच गए थे इनके सामने लड़ने, भले ही उसके हार बाद गए, भी नहीं किया। लेकिन मोदी ने कभी दिल्ली पर सीरियसली फोकस नहीं किया। जो इस बार किया है वो दिखाई दे रहा है। जी। उनके नीचे की टीम जिसने 2 बार लुटिया डुबोई, वो अगर इसी मोमेंटम को वो नहीं कैरी कर पाई तो नतीजा क्यों बदलेगा? नतीजा ये भी तो डिफरेंस। नतीजा इसीलिए बदलेगा जो मैंने आपको बताया ना कि त्रिकोणीय क्यों हो रहा है, कि कांग्रेस इज गेटिंग बैक इट्स मुस्लिम वोट बैंक, और बीजेपी के पास अपॉर्चुनिटी है झुग्गी झोपड़ी को वापस से अपनी तरफ लाने का, जैसे कि आपने, और उसी के लिए हालांकि ये जो 1600 घर आज दिए गए ना स्वप्निल जी, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि गरीब तो लाखों में है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये उस सेगमेंट में एक उम्मीद जगाता है कि ये सरकार, दिस इज व्हाट दिस सरकार। तो झटका कहां लगता है वो सवाल मैं आपसे लूंगा जयपाल जी। मेरा सवाल ये है, हमने मध्य प्रदेश से ये खबर देखी, हमने छत्तीसगढ़ से ये खबर देखी, हमने यूपी से ये खबर देखी कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले वो बुलडोजर से ढा दिए गए। ऐसी कई खबरें हैं, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को वहीं पर उनका घर बनाकर चाबी सौंप दी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में इस तरह की चीजें हो गई जो बाद में इन फ्यूचर पता चला, तो सस्टेनेबिलिटी क्या है इन घरों की भी, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा ना। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, अभी तो और हो सकता है किसी और राज्य से भी आ जाए कि प्रधानमंत्री आवास बनवाया था साहब, ढा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। देखिए 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, उन्हीं में से तो ढाया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बातें कही कि वो चाहते तो अपना आवास भी बना सकते थे, अपना घर भी बना सकते थे, तो उनका विजन और वेलफेयर जो स्कीम्स है वो बिल्कुल साफ है, उनका संदेश भी साफ है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उसका घर बने। जिसकी बातें आप चर्चा कर रहे हैं कि कहीं मध्य प्रदेश में या किसी प्रदेश में हुआ है,
तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता नहीं, हूं भाजपा कि शासित प्रदेश में हुआ है, हाँ, मैं ये कहीं कोई कहना चाह रहा हूं। गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करके लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी दिल्ली की बात कर रहे थे कि दिल्ली में तो फिर ये प्रॉब्लम हुआ ये है ना कि जो 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए उनमें से कितने वैलिड हैं, ये भी तो सवाल बन जाता है ना। फिर स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती है वो उसका कैलकुलेशन करती है, वहां की लोकल बॉडी जो होती है वो काम करती है। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है उसमें सुधार करके पहला टारगेट है, जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं 1600 दिया है, 3000 पहले दिया है, मोटा मोटी 5000 के आसपास दिया है। पर वादा कितने का था? वादा वही दिल्ली के लोगों को कि लोग जो गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं उनको आवास मिले। नहीं 2 सेकंड, इन 5.5 सालों का आपका रिपोर्ट कार्ड इस आधार पर भी बनेगा कि आपने वादा लाखों में किया था, लेकिन अभी हम 1000 की संख्या पर ही हैं। बिल्कुल वो वादा बनना आपकी चाहिए, डिलीवरी से तो शायद अरविंद केजरीवाल की डिलीवरी बेटर है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट वहां कुछ काम ही नहीं करना चाहते, खुद करेगी नहीं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस पे वो अननेसेसरी उसमें रोक लगाते रहेंगे, उसमें अड़चन डालते रहेंगे। उनको काम करना नहीं है, जो सेंटर ने पैसा दिया उस पैसे वो उसमें अड़चन डाल के उसको रोकने का काम ये करेंगे। ठीक है, एक सवाल और। आज यमुना वाले मैटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। प्रॉब्लम यह है कि जब मैं याद करता हूं 2014 में जब आप आए थे, आपने कहा था गंगा साफ हो जाएगी। गंगा अभी तक साफ नहीं हुई है, जबकि आपने तो उसका लक्ष्य भी रखा था, उसका टाइम फ्रेम भी बनाया था। तो ऐसे मुद्दे पर किसी पर क्यों निशाना साधना जिसमें हमारी खुद की डिलीवरी कमजोर रही? नहीं, पहला जो उमा भारती तो बुरी तरह से हारी है इस मैटर को अपने पाले में लेकर। खैर, हाँ जी, जो गंगा साफ करने की आप बात कर रहे हैं, इसमें काम हुआ है, धीमी गति से हुआ है मैं समझता हूं, लेकिन काम हुआ है। इस काम को स्पीड से होना था, वो नहीं हो पाया। फिर वहीं जा रहे हैं कि काम करते हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है इसको केवल ब्लेम गेम करके और केवल योजनाओं को भटकाना है, देश का ध्यान भटकाना है, जनता को भ्रमित करना है। जो उनकी स्कीम्स है, जो बातें उन्होंने देश से कमिटमेंट किया, जो दिल्ली से कमिटमेंट किया, उन पे वो बात नहीं करेंगे, उन पे बात नहीं करेंगे। जिस हिसाब का करप्शन, जो ईमानदारी का मुखटा पहन के आए, आज वो करप्शन में डूब गए। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा स्वप्निल जी। अच्छा, ठीक है, आपने नोटिस मैं आ रहा हूं राजपाल भाई। जो हाँ। गंगा की बात है ना, तो गंगा से जो नहीं, ये आम आदमी पार्टी ने उठाई नहीं है, ये मैं ऐड कर रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन गंगा से रिलेटेड बात यह है कि जो गंगा से जो रिलेटेड स्थल है ना, वहां पे मोदी जी ने क्या काम किया है वो पूरे देश ने देखा है। और देखिए यमुना के फैक्टर को मोदी जी ने क्यों छेड़ा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको ध्यान होगा कि कुछ ही वर्ष पहले ये जो हिंदुत्व के भी जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए, छोड़ा नहीं है। देखिए और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां भी केजरीवाल जी ने अवसर दिया है ना। केजरीवाल जी ने, आपको ध्यान होगा, 4 वर्ष पहले कहा था कि राम मंदिर अगर बनता है तो मेरी नानी कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय और गलत होगा, उसकी जगह अस्पताल और स्कूल देने चाहिए। और अभी 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, आपने तो कवर किया ही होगा कि मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है। मैं फुकावट जी, आप जो हाथ उठा रहे हैं, आप जो बोलना चाहते हैं पहले वो बोल लें, फिर मैं स्पेसिफिक सवाल लूंगा आपसे। स्पेसिफिक सवाल बोलिए फुकावट जी, बोलिए। राजपाल फुकावट, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, शायद कोई खामी आई है। पीसीआर एक बार उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। राजकुमार जी, देखिए ये अच्छा, राजपाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? बताऊं स्वप्निल जी? हाँ, बोलिए। एक जो हमने मंदिर और ग्रंथियों जो मंदिर और ग्रंथियों के लिए जो 18,000 रुपए की जो बात बोली, ये उसके बाद में कनेक्शन नहीं, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है राजपाल भाई, आपकी आवाज कट रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अब बोलिए। नहीं राजपाल भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए तो सही। तो शायद इंटरनेट कनेक्शन। राजपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं हाँ, मुझे? अब बोलिए। हाँ, देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो 18,000 रुपए की बात बोली है, उसके बाद में बीजेपी के पांव तले पता नहीं क्यों जमीन खिसक रही है। उनसे ना उगलते हुए बन रहा है, ना निगलते हुए बन रहा है। वो एक ऊहापोह की कंडीशन है कि इसका विरोध करें या क्या करें। आप रोहिंग्या और अवैध जहां तक बात बांग्लादेशी मेरे बोलेंगे बीजेपी तो के फिर पुजारी बोलेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। एक जो हाउसिंग पीएम की बात, ये बताए ना, 10 वर्ष से तो सिर्फ सतपाल जी ने इमामों जो को सैलरी दे रहे थे, गवर्नमेंट अब पुजारियों की बात क्यों कर रहे हैं?
ये बताए ना, ये वो तो पैराडिग्म शिफ्ट अरे है ना। राजपाल भाई आप आज ये के बताओ ना, रिश्ते 10 साल से तो सिर्फ जिसमें इमामों को साथ तनख्वाह दे रहे थे, जो अब रोज पुजारियों की की बात क्यों गड़बड़ करने हो लगे? गई। नहीं बट इंटरेस्टिंगली आज अगर वेलफेयरिज्म पर बात निकली है तो मैं कोशिश करूंगा इस डिबेट को वेलफेयरिज्म के आसपास ही रखने की। राजपाल जी से मेरा जो स्पेसिफिक सवाल नहीं, रहना बट था, आपने फ्रीबीज की भी तो बात करी ना, तो ये भी तो फ्रीबीज ही हैं। वेलफेयरिज्म का अपोजिट मंदिर मॉडल के पुजारियों को देना। लेकिन हाँ नहीं, लेकिन मैं एक बात ये मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को कितने घर दिए? जब आपके पास तमाम तरह के आंकड़े हैं और उन पर होने वाला खर्च है तो आप मुझे ये भी बताइए। लेकिन कोई तकनीकी खामी आ गई है जिसकी वजह से मैं उनसे पूछ नहीं पाऊंगा। राजकुमार मीणा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, राजकुमार मीणा जी, वो क्या मॉडल है जो कांग्रेस दिल्ली में तलाशने वाली है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चीजें सही बैठ नहीं पाई आपकी हाल के दिनों में। आप जम्मू कश्मीर गिना देंगे तो वहां पर आपके सहयोगी ज्यादा ताकतवर थे, झारखंड की बात करेंगे तो वहां आपके सहयोगी ज्यादा ताकतवर थे। आप जिस किसी मोमेंटम को लेकर 2024 में आए थे लोकसभा में, वो मोमेंटम आप खो चुके हैं। तो वो हमने हर जगह देख लिया, बुरी तरह से खोया है। इस सारे वेलफेयरिज्म में कांग्रेस का मॉडल कहां फिट हो रहा है? कहीं नहीं जी। स्वप्निल जी, कांग्रेस ने अपना बुरी तरह से नहीं खोया है। जहां भी कांग्रेस ने खोया है बहुत नजदीकी तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात छोड़ दे तो उसके अलावा आप हरियाणा देख लीजिए और हमारे सहयोगी, हमने जिसके भी साथ गठबंधन करते हैं उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहती है कि जिस सीट पे जो मजबूत है वहां पे किए। और कांग्रेस हमेशा से, मैंने पहले भी बोला है अभी भी बोला है, पार्टी ने आपको दिल्ली में कि 3-4 हमारा सीटों के लायक मकसद समझा था है, इस देश विधानसभा को में। कांग्रेस ने पहले भी बनाया है और जो भारतीय जनता पार्टी ने आके जो बिगाड़ा, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो फ्री बीस की बातें करके लोगों को मूर्ख बना के जो इन्होंने मैं आपसे ये कह रहा हूं टारगेट कि आम दिए, आदमी पार्टी ने दोनों आपको ने दिल्ली में मिलकर 3-4 सीटें आज देने भी लायक हम समझा उसी था। पे खड़े हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आम आदमी पार्टी ने आपको 3-4 सीटें ही देने लायक समझा था विधानसभा के रण में दिल्ली के लिए। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल स्वप्निल जी, वो संविधान की लड़ाई उसको जारी है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि संविधान बचाने की लड़ाई में कोई दुश्मन भी हमारे साथ आगे खड़ा होता तो स्वागत योग्य है। हमें देश बचाना है भाई और वो हमें 1 दे 2 दे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। संविधान वाली लहर पर आप सवाल करें राजकुमार भाई, जब आप संविधान वाली लहर पर हमारे सवाल थे सर्वे तब में दिल्ली सही में लोग आएंगे आपको वो कुछ हम नहीं मिला। करेंगे। अब ये कांग्रेस का ये और कोई तय थोड़ी करेगा कि हम किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, या हम किसी और के कहने से सीटें थोड़ी देंगे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान वाली लड़ाई में दिल्ली में आपको कुछ नहीं मिला। आपको जगह जगह मिला, दिल्ली में कुछ नहीं मिला। 2 सीटों पे हम लड़े हैं दिल्ली में। हाँ, क्या मिला उसमें से आपको? नहीं, हम जीत ना पाए। जीतना ही सब कुछ, लोकतंत्र के एक हिस्सा यही थोड़ी होता है कि सिर्फ जीत ही हो। नहीं, इस जीतना देश तो के जरूरी लोगों है। के अधिकारों के लिए लड़ना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ना जीते वो बात अलग है। ठीक है, अन्य जगह हम जीते हैं, ठीक है, राजस्थान में हम जीते हैं। ठीक है। जयपाल जी, एक सवाल आपसे और फिर एकलव्य के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आपका अगर मोमेंटम, अगर आपकी रणनीति ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है और उसी को लेकर नीचे की टीम आगे चलेगी तो बात अलग है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो ने एक बार फिर ये बता दिया कि सारे चुनाव मोदी को अपने कंधे पर ही लेने पड़ेंगे। बाकी की बीजेपी शायद उतनी पावरफुल नहीं है या शायद उतनी कैलिबर वाली नहीं है। देखिए, माननीय मोदी जी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और विश्व के लोकप्रिय नेताओं में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो आगाज होता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ती है। वो देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पर जैसा एकलव्य जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट है, आप लोकसभा में देख लीजिए चाहे असेंबली में देख लीजिए, उसको सस्टेन करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है कि वो गठबंधन में है। उन्होंने मना कर दिया गठबंधन से। तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन तय नहीं कर पा रहे हैं आपस में। ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि हम इसमें नहीं रहेंगे। तो वो आपस में गठबंधन की लड़ाई इनकी है। और पहले जो हुआ कि लम्बू ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर आप इतना माइक्रो मैनेजमेंट में अगर जा रहे हैं तो मैं भी आपको ये बता दूं कि जीतन राम मांझी भी आपसे सीट मांग रहे थे, एक आधी सीट मांग रहे थे दिल्ली में, जो आपके गठबंधन सहयोगी है। आपने मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे। तो इतना गठबंधन ये जयपाल भाई नहीं जहां पे कोई पार्टी सस्टेन करती है उसका वोट बैंक हो, वो तो कहीं मांगे, देश में मांग सकते कहीं भी। अरे तो आपके साथ मिलकर अपने सपने देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज भी है ना, एनडीए है ना, आज भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, जैसा लोकसभा में जिस प्रकार की लड़ाई हुई हम देख रहे हैं आपस में, अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पर है ये, साथ में लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, तय नहीं कर पा रहे हैं। एकलव्य,
क्या आज की स्पीच के बाद मुकाबला त्रिकोणीय बना है या सीधे सीधे दो पक्षों में सिमट गया है? लास्ट क्लोजिंग कमेंट। नहीं, ये मुकाबला स्वप्निल जी त्रिकोणीय हो चुका था, जिसको मोदी जी ने भाप लिया है और इसीलिए आज की स्पीच हुई है। और इसीलिए दो के आसपास सीधे कंपटीशन तय किया गया है। 20 सेकंड दो ना। अच्छा, तो बोलिए। अभी आपने देखा होगा ना कि एक बात हो रही थी कि भाई प्रधान नैरेटिव और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी के आवास का कंपैरिजन सीएम के उस सीएम के आवास से हो रहा है जो कहता था कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया अभी कि जो नया पीएम आवास बन रहा है ना, वो इससे छोटा है साइज में, और वो उस एरिया भी बहुत कम है, और वो पता है क्यों बन रहा है, मोर देन 70% कम है। और वो वहां पे क्यों बन रहा है, उसका वन ऑफ द रीजंस इज कि जहां पे अभी पीएम आवास है उसमें और उनके ऑफिस में इतना डिफरेंस है कि आने जाने में फर्क होता है, लोगों का ट्रैफिक रोका जाता है। नाउ द पीएम विल बी एबल टू वॉक टू हिज ऑफिस एवरी डे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।